Good morning, everyone. I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chinwala. Dear students, today I am here along with the third part of the rise of nationalism in Europe. We have started this chapter and we have completed our two parts of this chapter. Today I am going to explain here about the making of nationalism in Europe. Dear students, in this session you will learn about the diversity in Eastern and Central Europe. In this section you will get an information regarding while the different communities and the people who belongs to different ethnic group who spoke different dialects and how did nationalism and the idea of nation state emerge in Europe. We will see in this section. After that, you will see the aristocracy and the new middle class. In that section, you will see the industrialization and emergence of middle class beta. And after that, you will know about the working class population. Okay. After that, we will get an information regarding different meaning of liberal nationalism. You will see different views on liberalism. आप देखेंगे कि उदारवाद के जो मायने हैं वो अलग अलग तरीके से किस तरह से थे. आफ्टर दैट वी विल सी अ कस्टम यूनियन जॉलरे राइन. हम यहाँ पर जॉलरे राइन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे. एंड इन लास्ट वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. जो वाटरलू की लड़ाई हुई थी उसके बाद वहाँ किस तरह से एक रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया गया था. जो कांग्रेस कंडक्ट हुई थी 1815 में ऑस्ट्रिया में, उसके उन्होंने जो स्पेशल फीचर्स रखे थे वो क्या थे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territories. प्यारे बच्चों, आज हम जिन्हें जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के तौर पर आज यूरोप के नक्शे में हम देखते हैं, वहाँ पहले किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स. बेटा ये कैंटन्स क्या होता है? कैंटन्स इज़ अ सब डिवीज़न ऑफ टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सम कंट्रीज़. ओके, कुछ प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, आसान बनाने के लिए कुछ कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया जाता था टेरिटरी को, तो उसको कैंटन कहते हैं. डचेस, दीज आर दी टेरिटरी रूल्ड बाय अ ड्यूक. ओके, तो यहाँ पर जर्मनी में किंगडम, इटली में डचेस, स्विट्ज़रलैंड में कैंटन्स, इस तरह से ऑटोनोमस टेरिटरी फंक्शनिंग कर रही थी. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विच टेरिटरीज ऑफ विच लाइव्ड डाइवर्स पीपल. प्यारे बच्चों, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था उसमें निरंकुश राजतंत्र जो स्थापित थे और इन इलाकों में बेटा अलग अलग विच लीड डाइवर्स पीपल, अलग अलग तरह के लोग रहते थे. ओके बेटा, आप यहाँ इसको देखेंगे इस मैप में, इस वाले हिस्से में, यहाँ पर सबसे पहले हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था, हैब्सबर्ग साम्राज्य का यहाँ पर आधिपत्य था. ओके, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया, हंगरी for example was the patchwork of many different regions. Okay, it is included of alpine regions, the Tyrol, Austria and Sudetenland, as well as Bohemia. Bohemia भी इसी का हिस्सा था. And where the aristocracy was predominantly German speaking people यहाँ पर रहते थे. ठीक, it also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. ये जो इटालियन का ये लोम्बार्डी और आपको ये दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये भी इस हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा था. ठीक, यहाँ आपकी बुक में पेज नंबर 8 में दिया हुआ है. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स
It included the Alpine region, the Tyrol, Austria, and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. प्यारे बच्चों, हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूह को जोड़ करके बनाया गया था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाके और साथ में बोहेमिया भी इसका हिस्सा था। और यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो हुआ करती थी, एरिस्टोक्रेसीज जो थी, वो जर्मन भाषा बोलती थी, ठीक। और हैब्सबर्ग साम्राज्य में जो लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे कुछ इटालियन प्रोविंसेस, इतालवी भाषी प्रांत भी इसमें शामिल थे। बेटा, हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगयार। यहाँ हंगरी के आधे लोग मगयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी के जो लोग बचे हुए थे वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स का यूज़ करते थे, विभिन्न प्रकार की बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। अब यहाँ के जो गैलिशिया के जो कुलीन वर्ग थे, एरिस्टोक्रेसीज, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक यूरोपियन कंट्री में नेशनलिस्ट की फीलिंग को लाना ये बहुत ही टफ टास्क था। यहाँ डिफरेंट एथनिक ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोग थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे थे, डिफरेंट डायलेक्ट्स बोल रहे थे, और उनका जो कल्चर था वो कॉमन कल्चर के तौर पर उभर करके सामने नहीं आता था। एंड दे डिड नॉट सी देमसेल्व एज अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। प्यारे बच्चों, वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार भी नहीं मानते थे, है ना। वो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग जाति समूह के हैं। तो क्वेश्चन इज हियर दैट हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। तो ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार फिर कैसे आया होगा, जब उनमें सिमिलरिटी नहीं थी, उनमें एक तरह से स्थायित्व नहीं था, एकता का स्थायित्व नहीं था। तो फिर वहाँ राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद किस तरह से उभर करके सामने आया होगा। तो इसको हम इस चैप्टर में अब आगे समझेंगे। फर्स्टली वी विल गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एरिस्टोक्रेसी and the new middle class. In this section, in this paragraph, you will see about the power of landed aristocracy. प्यारे बच्चों, आप इसमें जानेंगे कि किस तरह से एरिस्टोक्रेसीज यानी कुलीन वर्ग का प्रभाव था। ओके, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। प्यारे बच्चों, जो ज़मीन के मालिक थे, ज़मीनों के मालिक थे, वो उनका सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोप की महाद्वीप में बहुत प्रभुत्वशाली वर्ग था और उनका प्रभाव भी काफ़ी था। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। इस वर्ग के जो लोग थे बेटा, एरिस्टोक्रेसीज, ये इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो उनके क्षेत्रीय विभाजन के आधार के आर पार व्याप्त थी। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई इटालियन इटली में था, कोई सुडेटेनलैंड में था, कोई ऑस्ट्रिया में था, लेकिन वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करता था, तो उनकी जो जीवन शैली थी, लाइफ स्टाइल थी, वो कॉमन वे ऑफ लाइफ थी, ठीक। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। बच्चों, उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भी अपनी जायदाद बना रखी थी और शहरों में अपनी हवेलियों के मालिक भी थे, ठीक है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। राजनीतिक तौर पर या राजनीतिक कार्यों के लिए ये फ्रेंच बोलते थे, और साथ ही साथ जो हाई सोसाइटी थी यानी उच्च वर्ग के बीच में भी ये फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। ओके, यहाँ याद रखना है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे। दे स्पोक फ्रेंच। ओके, उनके जो परिवार था बेटा, उनके अक्सर जो वैवाहिक संबंध होते थे वो आपस में ही जुड़े होते थे। मतलब एक कुलीन वर्ग का है, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का है, तो उसकी मैरिज एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में ही होगी। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। हालांकि इन लोगों की जो शक्तिशाली वर्ग था ना, एक कुलीन वर्ग, इनकी संख्या के लिहाज से ये काफ़ी एक छोटा समूह था, ये बहुत ज़्यादा संख्या में यूरोप में नहीं थे, ठीक। नाउ the remaining sentences and the left sentences are represent about the peasantry group, and you will see how which type of peasantry group work in different parts of Europe.
ओके, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। प्यारे बच्चों, अधिकतर जो जनसंख्या थी वो किसानों की थी, ठीक है। टू द वेस्ट, पश्चिम में जो ज़्यादातर हैं, द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर जो ज़मीनें थी बेटा, वो लोग या तो किराए से लेकर के खेती करते थे, या जिन लोगों की खेती थी वो बहुत ही छोटे छोटे काश्तकार थे, स्मॉल ऑनर्स थे, बहुत छोटे खेतों पर उनका आधिपत्य था। वाइल ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, और पूर्व और जो मध्य यूरोप था, उसमें क्या था, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज बाय वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्ब्स। जबकि जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कुछ हिस्सों में जो भूमि थी, ज़मीनें थी, वो वास्ट स्टेट्स में बटी हुई थी, विशाल जागीरों में बटी हुई थी। लेकिन उस पर वर्क कौन करता था, कल्टीवेशन कौन करता था, विच वर कल्टीवेटेड बाय सर्ब्स। जो भूदास होते थे वे लोग इस पर खेती किया करते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की जो खासियत है और जो पीजेंट्री ग्रुप का वर्क है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में, वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। द नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज़ रिलेटेड टू द इमर्जेंस ऑफ middle class, working class population, as well as you will see the special feature of industrialization in the Central Europe. Okay, in Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade, okay, meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. प्यारे बच्चों, जो वेस्टर्न और पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप है, उसमें औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और कुछ कमर्शियल क्लास यानी वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, ठीक है, जिनका अस्तित्व किस पर निर्भर था, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर निर्भर था। आप समझ गए होंगे शायद कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, जो औद्योगिक उत्पादन है और व्यापार की जो वृद्धि है, इसका मतलब क्या था, द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, इन शहरों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, और जिनका जो एग्जिस्टेंस था, जिनका अस्तित्व था, वो किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर मार्केट, जो बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था, ठीक है। Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and the parts of German states, it occurred only during the 19th century. बच्चों, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस के कुछ राज्यों में, फ्रांस और जर्मनी के कुछ राज्यों में ये 19th सेंचुरी में आया। इन इट्स वेक, इसके कारण क्या हुआ, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब इससे एक नए सामाजिक समूह का अस्तित्व में आना शुरू होता है। अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो सेवा के क्षेत्र में लोग जुड़े हुए थे, श्रमिक वर्ग था, उनका इमर्जेंस अब स्टार्ट होता है बेटा। एंड मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग है, मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, जो मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना। मिडिल क्लास में ये लोग शामिल हो गए। In Central and Eastern Europe, this group were smaller in number till late 19th century. बेटा, मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंत तक काफ़ी छोटा था, ठीक है। एंड इट वाज अमंग द एजुकेटेड, इनके बीच में कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, शिक्षित लोग भी थे, लिबरल मिडिल क्लासेस, दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलरिटी। प्यारे बच्चों, इन मिडिल क्लास फैमिली में भी, मिडिल क्लास ग्रुप में भी कुलीन विशेषाधिकार जो थे, अब यानी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे, उनकी समाप्ति, ठीक है, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद जो है, शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे। आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें जो प्रिविलेजेस मिले थे बाय बर्थ, उसको एबोलिश किया गया, और उसको एबोलिश करने के बाद लोगों के मन में अब नेशनलिज्म की फीलिंग
नेशनल यूनिटी की फीलिंग आना स्टार्ट हो गया था, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी आना स्टार्ट हो चुका था। तो कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और जो उदारवादी थे मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार जो थे काफ़ी लोकप्रिय होना शुरू हो चुके थे। नाउ इन नेक्स्ट slide you will see about the liberalism. Okay, liberal nationalism, उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में आप जानेंगे। एंड इन दिस slide you will get an information about the different views on liberalism. Okay, आप यहाँ जानेंगे कि किस तरह से लोगों के विचार जो हैं लिबरलिज्म को लेकर, उदारवाद को लेकर के वो कैसे थे। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। बच्चों, यूरोप में जो 19वीं सदी में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार थे वो उदारवाद से काफ़ी करीबी से जुड़े हुए थे, ठीक है, क्लोजली अलाइड थे। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। ये उदारवाद यानी लिबरलिज्म जो है वो लातिन भाषा के जो मूल है लिबर, उस पर आधारित था, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, ठीक है, मीनिंग फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, देखिए अब नए जो मध्य वर्ग का उदय हुआ था, अभी हमने पढ़ा। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। उन मध्य वर्ग के लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग था कि सभी व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष क्या होना चाहिए, समानता, इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ एंड फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। ओके, दिस इज फॉर द मिडिल क्लास। ओके, दिस इज ओनली फॉर द मिडिल क्लास। पॉलिटिकली, अब इसको राजनीतिक रूप से उदारवाद कैसा था देखिए, तो पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। उनका कहना था राजनीतिक तौर पर लिबरलिज्म किसको कहा जाएगा, उदारवाद। उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, बाय कंसेंट बनी हो, जनता ने जिसे चुना हो, वो उनके लिए लिबरलिज्म था पॉलिटिकल भाषा में, ठीक है। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद से जो उदारवाद था वो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लिबरलिज्म किसको कहा कि यहाँ निरंकुश शासक जो था, ऑटोक्रेसी, उसका एंड होना, और क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो पादरियों को क्लैरिजी ग्रुप जो था उसके जो विशेषाधिकार थे उसको समाप्त करना, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, ठीक है। और गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आया था। 19th century लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19वीं सदी में बेटा उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, ठीक है, ये लिबरलिज्म के शामिल था। फ्रांस, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ऑलरेडी यू हैव रीड इट इन योर क्लास 9th इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको याद होगा कि सबसे पहले बोर्बोन डायनेस्टी लुई 16 का था, रूल कर रहा था। उसके बाद वहाँ पर जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के बारे में आपने पढ़ा था। फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के जाने के बाद फिर वहाँ पर धीरे से नेपोलियन बोनापार्टा, ठीक है, उसने उसको एनेक्स कर लिया, एक प्रकार से उसको ओवरटेक कर लिया था, उसको उस पर रूल कर रहा था। फिर 1804 में उसने नेपोलियनिक कोड को शामिल किया और फिर 1815 में फाइनली वो फिर डिफीट हो गया था, हार चुका था। तो हम यहाँ इन्फॉर्मेशन लेते हैं सफरेज के बारे में। फ्रांस में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये भी पढ़ा था कि नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन के लिए कुछ सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई थी, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था सिटीजन्स को, एक्टिव सिटीजनशिप एंड पैसिव सिटीजनशिप। एक्टिव सिटीजनशिप के मेंबर्स ही नेशनल असेंबली के लिए को जो चुनने वाले इलेक्टर्स हैं उनका इलेक्शन करते थे, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे, और वहाँ पर जो वीमेन थी, महिलाएं थी, उनको राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं किया गया था, वो आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected as granted exclusively to property owning man। बच्चों, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था
और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल जिनके पास संपत्ति थी, संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। ठीक है, संपत्ति जिसके पास नहीं थी या संपत्ति विहीन जो पुरुष थे और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर जो नेपोलियनिक कोड जो आ गया उसने पुनः सीमित मताधिकार वापस लेकर आया और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें अपने पिता और पतियों के अधीन कर दिया। ठीक, संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन भी चलाए थे। ये यहाँ पर पूरा इसको लिखा है, मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। इनको राजनीतिक अधिकारों से अलग कर दिया था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, वेरी फ्यू टाइम, बहुत ही कम समय के लिए। अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मैन एंजॉय सफरेज। ओके, हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। वापस फिर नेपोलियन संहिता जो आई उसने सफरेज के जो लिमिटेशन थी उसको फिर से क्रिएट कर दिया। रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर, वो महिलाओं को उन्होंने अवयस्क का दर्जा दे दिया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड्स, और उन्हें किसके अधीन कर दिया? पिता और पति के अधीन कर दिया। थ्रू आउट द 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political right। हालांकि वो अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन चलाते रहे थे। Now we will see the definition of liberalism in economic sphere। अब हम जानेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद की क्या परिभाषा थी। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital। प्यारे बच्चों, आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद था, बाजारों की मुक्ति, ठीक है, फ्री होना चाहिए, वो किसी बंदिशों में नहीं होना चाहिए, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर जो राज्य द्वारा जो नियंत्रण लगाए जाते थे उसको खत्म करना था। वो फ्रीली मूवमेंट चाहते थे, कोई सामान बेच सके, जिस मार्केट में हम ले जा करके बेचना चाहे उसे बेच सके, किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं। एबोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस। ओके, ये था लिबरलिज्म में इकोनॉमिक स्फीयर में। ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। ये 19वीं सदी में जो मध्यवर्ग का इमरजेंस होता है बेटा, उसने जोरदार मांग करी थी। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन। हम इसमें एक उदाहरण देते हैं जर्मनी भाषी के इलाकों का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। प्यारे बच्चों, नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदमों से अनगिनत जो छोटे छोटे प्रदेशों से, ठीक है, अनगिनत छोटे छोटे प्रदेश थे, उन सबको मिलाकर उसने 39 स्टेट्स का एक महासंघ, एक कॉन्फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रदेश थे, उन सबको मिलाकर के उसने 39 स्टेट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया कॉन्फेडरेशन में। ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ऑन करेंसी। इनमें प्रत्येक जो था ना वो अपनी मुद्रा चलाता था और उनकी अपनी वेइंग सिस्टम, वेइंग एंड मेजरिंग सिस्टम था, अपनी नाप तौल की प्रणाली थी। इन सब की अपनी अपनी मुद्राएं भी चला रहे थे, करेंसी भी चला रहे थे और नाप तौल की प्रणाली भी थी। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स would have had to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty of about 5% of at each one of them। देखिए कितनी मुश्किलें थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर के अगर कोई व्यापारी अपना सामान बेचना चाहता था तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स, 11 सीमा शुल्क के जो नाके होते हैं बेटा, उनसे गुजरना होता था। ठीक है, और हर बार उसे जितना उसके पास वस्तुएं थी, वजन था, आकार था, उसका 5% जो है सीमा शुल्क के तौर पे देना पड़ता था। ठीक है, तो 55, जैसे मान लीजिए किसी उनके प्रोडक्शन या प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 11 टाइम्स वो 55% देगा, तो 55 रुपीज़। तो उसने क्या किया, उसने इन टैक्स बैरियर्स पर, ये कस्टम ड्यूटीज़ के नाम पर
पे कर दिया, अब उसके पास केवल कितना रुपीज़ बचा 45। अब आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो फेस करते रहे होंगे। ठीक है। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स एज ईच रीजन हैड इट्स ऑन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। बेटा चूंकि हर क्षेत्र में अपनी नाप तोल की व्यवस्था थी तो वो अपने हिसाब से अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। ठीक है। अब एक बात करते हैं इसमें कपड़े के नापने को लेकर, ये एले। ठीक है। कपड़े को नापने का एक पैमाना एले था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। ये कपड़ा नापने का एक पैमाना था जो हर जगह पर जगह बदलने के साथ उसकी लंबाई कम ज़्यादा होती रहती थी। अगर मान लीजिए एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता है, एक एल ओके ख़रीदा जाता था, तो वो होता था 54.7 सेंटीमीटर। मेंस में अगर उसको ख़रीदा जाता था तो 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में 1L की जो लेंथ होगी वो होगी 65.6 सेंटीमीटर एंड फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो आप समझ लीजिए कि ये हर जगह का नाप तोल का अपना अलग पैमाना था। तो इस वजह से व्यापारी जो थे बेटा वो काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो उन्हें इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म किस तरह का चाहिए था? उनको लिबरलिज्म चाहिए था कि उन्हें बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेच सकें। जॉलवेराइन अ कस्टम्स यूनियन। बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जो एल पढ़ा है अभी आपको, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल जो है वो किस चीज़ को मेज़र करने का एक यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक क्लॉथ मेजरिंग यूनिट है एल। ओके। मैंने अभी आपको सारी प्रॉब्लम्स जो है व्यापारियों की ट्रेड करने वाली प्रॉब्लम्स वो आपके सामने रखी थी। अब हम यहाँ जॉलवेराइन को देखेंगे बेटा। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. प्यारे बच्चों 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क, ठीक है, एक शुल्क करने के लिए संघ को स्थापित किया गया जिसे कहा गया जॉलवेराइन। एक यूनियन फॉर्म किया गया, कस्टम यूनियन, उसको जॉलवेराइन कहा गया। और इस जॉलवेराइन में प्रशा के साथ साथ जर्मन के ढेर सारे स्टेट्स इसमें अब शामिल हो चुके थे। ठीक। द यूनियन एबलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। अब इस संघ ने क्या काम किया बेटा कि जो शुल्क का अवरोध आ रहा था, ठीक है, शुल्क अवरोध को उसने समाप्त कर दिया। शुल्क अवरोध कैसा था कि हर कोई अपनी करेंसी चला रहा था, है ना, अपने अपने कन्फेडरेशन में अपने अपने स्टेट्स में अपनी अपनी करेंसी को चला रहा था। तो अब उसने क्या किया कि इन सब को हटा करके 39 स्टेट्स की अपनी अपनी करेंसी को हटा करके उसने क्या किया, केवल 2 करेंसी के ऊपर जोर दिया। ठीक है, 2 कर दिया था। और इसके अलावा जो रेलवे थी वहाँ पर रेलवे की मोबिलिटी उसको उसने बढ़ाया, जिससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो था वो बढ़ने लगा। अब जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो नेशन जो था वो यूनिफिकेशन की ओर बढ़ने लगा था। द यूनियन एबलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। ठीक है। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। रेलवे की गतिशीलता को बढ़ा दिया। गतिशीलता को बढ़ाने से आर्थिक हित जो थे उनका राष्ट्रीयकरण होने लगा, वो सहायक होने लगा। Harnessing economic interest to the national unification, a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. बेटा इस समय जो राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रही थी उसने ये आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने उसको और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो इस तरह से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने में उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो भी कहीं ज़्यादा हद तक जिम्मेदार थी। तो आपने देखा कि किस तरह से
नेपोलियन ने 39 स्टेट्स में कन्वर्ट किया, पहले जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उसको, फिर वो 39 स्टेट्स का उसने एक कन्फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया, संघ को बनाया। इसके बाद में जॉलराइन आया, जॉलराइन ने कई इकोनॉमिक फ्रंट पर डिसीजन लिए और टैरिफ बैरियर को उसने एबोलिश किया। करेंसीज, जो नंबर ऑफ करेंसीज थी उनको 30 से 2 पर लेकर आया, और इस तरह से उन्होंने रेलवे की मोबिलिटी को क्रिएट किया और इससे नेशनल यूनिफिकेशन की ओर एक तरह से आगे बढ़ते चले गए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. ओके, following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपीय सरकारें थी उनकी रूढ़िवाद की भावना से वो प्रेरित थी। ठीक, कंजर्वेटिज्म होता क्या है? अ पॉलिटिकल फिलॉसफी। बेटा, कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश institutions and customs and preferred gradual development to quick change. बच्चों, जो रूढ़िवाद होता है वो एक राजनीतिक दर्शन है। जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, परंपराएं चली आ रही, जो पहले से स्थापित संस्थान है, जो रीति रिवाज है, उसी पर वो जोर देता है। वो तेज़ी से बदलाव नहीं चाहता, वो ग्रेजुअली डेवलपमेंट चाहता है, वो क्रमिक विकास चाहता है और धीरे धीरे विकास को ही प्राथमिकता देता है। तो जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड traditional institutions of states and societies like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. उनका ये मानना था, रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज में जो स्थापित संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र, मोनार्की, चर्च, समाज की ऊंच नीच, जाति, संपत्ति, परिवार, इसको बनाए रखना चाहिए। क्योंकि फिर भी क्या था कि ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्रांति के पहले, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले का जो दौर था वो उसको वापस नहीं चाहते थे। ठीक है, मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरीज डे, रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन के द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे उन्होंने इससे जान लिया था, क्या जान लिया था, कि द मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। ओके, उनको मालूम हो चुका था कि जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर राजतंत्र जो है या राजतंत्र जैसे जो पारंपरिक संस्थाएं हैं उनको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और उसको मजबूत बनाने में वो सक्षम था, आधुनिकीकरण। अब इन्होंने क्या किया कि वो राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकते थे। ठीक, इसके लिए उन्होंने एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही और जो गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदास, इसकी समाप्ति कर यूरोप में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना के साथ साथ उनको शक्ति प्रदान करने की भी बात कही। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, इनको लग रहा था कि जो शासन व्यवस्था है उसको काफ़ी प्रभावशाली और ताकतवर बनाया जा सकता है। एक मॉडर्न आर्मी, जो मैंने बताया आधुनिक सेना, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, एक कुशल नौकरशाही, अ डायनामिक इकोनॉमिक और एक गतिशील अर्थव्यवस्था, एंड एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सर्फडम, जो सामंतवाद है उसकी समाप्ति, भूदास होने उसकी समाप्ति, कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। वो क्या करेंगी, निरंकुश राजतंत्र को एक प्रकार से शक्ति प्रदान करेगी। डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ विच इज़ रिलेटेड टू वियना कांग्रेस। बच्चों, ये पूछा जाता है कि वियना कांग्रेस में ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए गए थे जो नेपोलियन के हारने के बाद लिए गए थे, उसके बारे में बतलाइए। ये ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से क्वेश्चन आता ही है, उसमें आपको ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को शामिल करना होता है। बेटा, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये पूरी यूरोपीय शक्तियाँ थी, इन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। ठीक है, अब इन सभी जो देशों ने इसको मिलकर हराया था उनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक ना समझौता तैयार करना चाहते थे। दे वांट टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। ओके, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। बेटा, 1815 में कांग्रेस सेशन होता है और उसको होस्ट करने वाले व्यक्ति थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक। आपको ध्यान रखना है, ये वियना कांग्रेस कब हुआ,
और ये कहाँ हुआ और इसको किसकी लीडरशिप में इसको कंडक्ट किया गया था। तो ये ड्यूक मैटरनिक जो थे ऑस्ट्रियन चांसलर, उनकी प्रेसिडेंटशिप में इसको कंडक्ट किया गया था। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 with the object on undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। बच्चों, इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की जो वियना संधि है उसको तैयार किया, जिनका उद्देश्य था कि कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए थे। जो चीज़ भी चेंज हुए थे उन सबको ख़त्म करना था। ओके, जैसे कि द बुर्बोन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर टू पावर। जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बोन वंश को सत्ता में से हटा दिया गया था, अब उसको वापस बहाल करना। साथ ही एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इन इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और जो नेपोलियन के फ्रांस के को रूल करने के समय जो नेपोलियन ने फ्रांस के लिए जो दूसरे राज्यों को जीता था, उन सभी राज्यों का से कब्जा अब जो है हटा दिया गया। ठीक, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। बेटा, जो फ्रांस के आसपास की जो सीमाएं थी उस पर कई सारे राज्यों को अब स्थापित कर दिया गया ताकि भविष्य में जो है फ्रांस अब किसी प्रकार का विस्तार न कर सके। ठीक, तो इस तरह से। और आगे देखिएगा, इसके अलावा क्या हुआ कि नॉर्थ में उन्होंने नीदरलैंड को इस्टेब्लिश कर दिया। दस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनेवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ। नॉर्थ में नीदरलैंड और बेल्जियम, साउथ में जिनेवा के साथ पिडमोंट को मिला दिया। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रशा को भी उसकी पश्चिम सीमा में महत्वपूर्ण इलाके जो थे फ्रांस से निकाल करके दे दिए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली यानी नदर्न इटली का हिस्सा दे दिया गया ऑस्ट्रिया के पास। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ रखा गया था, बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो आपको याद होगा मैंने बताया था अभी कि नेपोलियन ने छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर के 39 स्टेट्स को मिलाकर एक कॉन्फेडरेशन को स्टैब्लिश किया था। तो जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। उस महासंघ को जो तैयार किया गया था उसको वैसा ही रखा गया, उसको टच नहीं किया गया। इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, एक हिस्सा, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। ठीक है, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज। और उनका मुख्य उद्देश्य था बेटा कि राजतंत्र की बहाली था, जिन्हें नेपोलियन ने क्या किया था, ओवरथ्रोन कर दिया था, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को यहाँ पर कायम करना था। एंड दिस इज द लास्ट वन, कंजर्वेटिव रिजिम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। बेटा 1815 में जो स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं थी वो काफ़ी निरंकुश थी, जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसाइज एंड डिसेंट। वे आलोचना और असहमति तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, एंड शाउट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना भी चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर, लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन मार्क लगाती थी कि तुम ये सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाती थी। उन गतिविधियों को उन्होंने दबाया। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज to control what was said in newspaper, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution। और ज़्यादातर सरकारों ने क्या काम किया कि सेंसरशिप के नियम बना दिए। ठीक, जिनका उद्देश्य क्या था कि अखबारों, किताबों और नाटकों और गीतों से में उन बातों को नियंत्रण में लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये एक और रिवॉल्यूशन स्टेब्लिश या फंक्शनिंग में न आ जाए और फिर हमें फिर से यहाँ से जाना पड़ जाए। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति थी उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। उनके मन में वो बातें आ रही थी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय हो रहा था। एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया ये एक मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। अब उनका एक जो स्लोगन स्टार्ट हो चुका था, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, क्योंकि
प्रेस के माध्यम से ही वो लोगों को अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकते थे। बेटा ये आज हमने ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स पर डिस्कशन किया है। आपकी बुक में पेज नंबर 8, 9, 10, 11 में ये इन सभी चीज़ों को दिया हुआ है। आप इसको एक बार दोबारा रीड कर लेंगे और उसके बाद आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम महसूस होती तो आप इस दिए गए लिंक के जस्ट नीचे में आप अपने कमेंट्स को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।